दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हमने कल राही कहानी को पढ़ा था। आज हम उस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। दोस्तों, यह नेट के पाठ्यक्रम में दी हुई चौथी कहानी है। नेट के पाठ्यक्रम में कुल 22 कहानियाँ दी गई है। चले हम इसके महत्वपूर्ण तो हम देखेंगे राही कहानी संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं को और कथन और पात्रों को यहाँ पर चर्चा करेंगे। कहानी है राही, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कहानी का जो प्रकाशन है 1947 में हुआ है। यह कहानी हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। यह कहानी सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संग्रहित है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का अंतिम कहानी संग्रह है। इसमें कुल 14 कहानियाँ हैं। इसकी शैली आत्मविश्लेषण शैली है या संवादात्मक शैली भी कह सकते हो, क्योंकि कहानी का जो शुरुआत है संवादात्मक है और इसे आप आत्मकथात्मक शैली भी कह सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस तरह से। पहला जो है, सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रीय चेतना की रचनाकार थी। इस कारण उन्होंने कई दफ़ा कारागारों में भी समय बिताया है। दूसरा जो बिंदु है, इस कहानी में उन्होंने अपने उसी समय के अनुभवों को लिखा है। उसी समय के अनुभव यानी जब वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती है, उस समय उसे जेल शिक्षा होती है। तो जेल में बिताते समय जो अनुभव उन्होंने किया है वही अपनी रचनाओं में हमें अधिकतर दिखाई देता है, उनकी रचनाओं में। तो यहाँ पर भी जो जेल में जो राही है उसके साथ जो संवाद होता है वही यहाँ पर लिखा है, यानी यथार्थ कहानी भी कह सकते हैं हम। राही कहानी की शुरुआत दो पात्रों से होती है। एक राही और दूसरी अनीता के संवाद से शुरू होती है। यह कहानी भीख मांगने वाली मंगरोरी जाति से संबंध रखने वाली राही की है, जो भूख मिटाने के लिए चोरी के आरोप में जेल जाती है। आगे देखते हैं। जेल में राही अनीता नाम की सत्याग्रही के साथ बातें करते हुए अपनी व्यवस्था बताती है। अनीता उसकी बात सुनकर चिंतित हो जाती है। राही जैसी गरीब और भोली भाली जनता की सेवा करने और उसके दुख को दूर करने में ही सच्ची देशभक्ति है। जेल में ही वह अपने मंगरोरी जाति के लोगों की सेवा करती है, सपने में ही करती है। देखिए, जिससे गांव वालों का सुधार हो गया है। दूसरे दिन पिता के बीमारी के कारण अनीता को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उसका सपना साकार हो जाता है। अगला बिंदु है, लेखिका कहानी के माध्यम से कहना चाहती है कि यदि गरीबों को काम दिया जाए और आत्मनिर्भर बनाए तो वे चोरी करना छोड़ देंगे। इसी से भारत देश का कल्याण भी होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहना चाहते हैं कि अगर हम गरीबों को काम देंगे और उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे तो वो चोरी करना छोड़ देगा और देश हमारा तरक्की कर सकता है। अगला जो है बिंदु देखिए, कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? यानी वो चिंतित हो जाती है कि ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति। आगे देखते हैं। कहानी का अंत अनीता के सपने को सच होने के साथ होता है। जब उसे रिहा किया जाता है तो वह उसी सपने को साकार करने के लिए निकल पड़ती है। यह थे महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, हम अब कहानी की विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी की विषय वस्तु कुछ इस तरह है।
राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों के पीड़ा का वर्णन किया है। इस कहानी की विषय वस्तु में गरीबों के पीड़ा का वर्णन हमें इस कहानी में देखा जाता है। इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने के लिए मजबूर होने वाली राही पर प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में अगला जो बिंदु है, इस कहानी में उन्होंने सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता के लालची व्यक्तियों पर भी व्यंग किया गया है। जब हम यह कहानी पढ़ते हैं तो हमें व्यंग भी दिखाई देता है। यह व्यंग जो है सत्ता लोलुप्त व्यक्तियों पर किया गया है। आगे देखते हैं। उन्होंने इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। अगला जो बिंदु है, इस कहानी में उस समय का सामाजिक यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। यानी 1947 का जो सामाजिक चित्रण है वो हमें इस कहानी के माध्यम से दिखाई देता है। यह कहानी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जेल के कारावास के अनुभवों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। जब उन्होंने जेल गए थे उस समय उन्होंने जो भी अनुभव किया है वही उन्होंने इस कहानी में लिखा है। यानी यह यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य, यानी कहानी के 6 तत्व होते हैं, उसमें आखिर का जो होता है कहानी का उद्देश्य होता है। कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो कहानी का मुख्य उद्देश्य भटके हुए लोगों को प्रेम, शिक्षा और सेवा के माध्यम से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। इसमें ही भारत देश का कल्याण है। यह थी कहानी की विषय वस्तु। हम आगे इस कहानी के पात्र के बारे में देखेंगे। इसमें 2 प्रमुख पात्र हैं, एक राही और दूसरी अनीता। उनके बारे में देखेंगे। राही कौन थी? राही एक गरीब औरत जिसे 5-6 शेर अनाज की गठरी चोरी के जुर्म में कैद किया जाता है और उसे 1 साल की सज़ा मिलती है। कहानी में अनीता कौन थी? एक अमीर घर की महिला जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई थी। ये 2 प्रमुख पात्र हैं दोस्तों। इसमें कुछ गौण पात्र हैं, उसे भी देखते हैं। गौण पात्र में राही का पति, राही के बच्चे, अनीता के पिता, स्त्री जेलर। राही का पति कौन था? किसी पुलिस वाले के साथ झगड़ा होने से उसी का बदला लेने के लिए 109 में चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी। यहाँ पे गलत आ गया, दिला दी। जेल में ही वो मर जाता है, यानी ताड़ी पीने पर उसका चालान हो जाता है और वहाँ पे उसे मार दिया जाता है। राही के बच्चे कौन थे? यानी राही का बच्चा किसी का बच्चा रोता हुआ देख राही को अपने भूखे बच्चों की याद आती है, इसलिए वह चोरी करती है। चोरी क्यों करती है वो? क्योंकि वहाँ पे जो बच्चा रोता है उसे देखकर उसे उसकी बच्चे की याद आ जाती है, इसलिए वो चोरी करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो वो राही के बच्चे का भी जिक्र हमको मिलता है। अनीता के पिता केवल नाम उल्लेख मात्र ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वह बीमार होते हैं उनके पिताजी, इसलिए उन्हें जेल से रिहा किया जाता है। अगला है स्त्री जेलर। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने पास रख लिया था, ऐसा स्वप्न देख रही थी कि अचानक स्त्री जेलर आकर अनीता को जगा देती है। स्त्री जेलर कौन थी? यानी जो अनीता को आकर अचानक ही उसे जगा देती है। यह थे कहानी के पात्र। हम आगे देखेंगे कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, जो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला बिंदु है, तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तभी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते, ये अनीता राही से कहती है। अगला जो है, हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, केवल मांगते खाते, ये राही का कथन है। अगला जो बिंदु है, वास्तविकता में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है, ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। यहाँ पे गलत आ गए, ये अनीता का कथन है। अगला, गरीबों के पास ना घर है ना द्वार, अशिक्षा और अज्ञान का इतना
गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। यह अनीता का कथन है। अगला जो है, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं और आप बिना शर्त छोड़ी जा रही है। यह स्त्री जेलर का कथन है। जब वो सपना देखती है तब वो अचानक आके उसे उठा देती है, अनीता को। आगे देखते हैं। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घरवाले का एक पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिला दी, वही मर गया। यह राही अनीता से कहती हैं। ये 109 आपको याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि उसका चालान कितने का हुआ है। अगला जो बिंदु, हम सभी परमात्मा की संतानें हैं, एक ही देश के निवासी है। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। ये जो कथन है अनीता का है। अगला जो कथन, संसार की मृगमरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं। ये कथन जो है ना महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये अनीता का है। अगला जो बिंदु है, हमारा वास्तविक देश तो देहातों में है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये कैसा प्रश्न बन सकता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आगे देखते हैं, कहानी से संबंधित विद्वानों के कथन। यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों, इसे आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। पहला कथन जो है ना कहानी से संबंधित, सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती है। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। यह जो कथन है मुक्तिबोध जी ने दिया है। अगला कथन, सुभद्रा के जीवन के बारे में जानने के बाद हम उनकी कहानियाँ पढ़ें तो स्पष्ट हो जाता है कि सुभद्रा जी ने अपने जेल जीवन, अपने परिवेश, अपने इर्द गिर्द के चरित्रों को ज्यों का त्यों कहानियों में ढाल दिया है। इसलिए उनकी कहानियों में न बनावट है न बुनावट। यह जो कथन है सुधा अरोड़ा जी का है। अगला कथन देखिए, राही स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित एक विचार प्रधान कहानी है। इसमें उन देशभक्तों का पर्दाफाश किया गया है जो वस्तुतः सत्ता भक्त है और उसी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हैं और जेलों में आकर ऊंचे क्लासों के लिए झगड़ते हैं। संवेदना का कोई क्षण इसमें नहीं है, पर आंदोलन, यहाँ पे गलत आया, आंदोलन का एक अवांछित यथार्थ जरूर सामने आता है। ये जो कथन है डॉक्टर गोपाल राय जी का कथन है। दोस्तों आपको इन कथनों को याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह कहानी जो है सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संग्रहित है और इस कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियां हैं। उन कहानियों को मैंने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तांगे वाला जो कहानी है किसका है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, या कान के बंदे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। नहीं तो कहानी संग्रह में जो कहानियाँ है उसे देकर निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी नहीं है, ऐसा भी आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं अधिक है। तो देखिए यहाँ पे 14 कहानियाँ देखिए, रूपा, दुराचारी, कैलाशी नानी, मंगला, बिलाहा, हिंगवाला, कल्याणी, राही, दो साथी, तांगे वाला, प्रोफेसर मित्रा, गुलाब सिंह, कान के बंदे, 3 बच्चे। ये 14 कहानियाँ हैं। यह थी कहानी राही और उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण कथन है, पात्र, उनके बारे में हमने चर्चा की है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसे आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए। अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी बहुत मदद हो रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।